Good afternoon, everyone. हेलो, जय हिंद। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है? पढ़ने पे ध्यान दीजिए आप लोग। आपकी क्लास बहुत बातें करती है। कंप्यूटर का कल हमने बेसिक देखा था। ओके, सबको समझ में आ रहा है? ये हम देख चुके थे डेटा क्या होता है। यहां तक सबको क्लियर था? थोड़ा क्यों आया था? ये तो सिंपल चीज है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई आपको, कंप्यूटर वर्ड किस भाषा से डिराइव हुआ है वो बताया। बहुत बेसिक और सिंपल चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी है। चलिए आज हम लोग देखते हैं। चलिए सबको गुड आफ्टरनून। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेटा किस किस फॉर्म में हम दे सकते हैं ये सब हम लोग देख चुके थे। टेक्स्ट के फॉर्म में, सिंबल्स मतलब आपके जो होते हैं उसके फॉर्म में, सिंबल मतलब संकेत जो होते हैं उस फॉर्म में हम डेटा दे सकते हैं। नंबर, इमेज, ऑडियो और वीडियोस के फॉर्म में। इंफॉर्मेशन क्या होती है ये बता चुकी थी। प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा जो ऑर्गेनाइज होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है और मीनिंगफुल होता है। यह डेटा का एक संसाधित रूप है जो कैसा है, संगठित है, संरचित है और सार्थक है। और कैसा है, शॉर्ट मतलब संक्षिप्त है। मैंने कल आपको एक सर्वे के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। इनपुट बता रही थी मैं आपको। इनपुट में हम क्या देते हैं, डेटा। यही बताया था कल आपको मैंने। इनपुट में क्या दिया जाता है आपका, डेटा। इनपुट में हम क्या देते हैं, डेटा। जो किस किस प्रकार से दे सकते हैं मैंने आपको कल बता चुकी हूं। डेटा हम टेक्स्ट के फॉर्म में दे सकते हैं, सिंबल के फॉर्म में दे सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में, और क्या होता है आपका, ऑडियो, वीडियो इत्यादि फॉर्म में हम अपना डेटा दे सकते हैं। ये बता चुकी थी मैं आपको। इसे प्रोसेस कौन करता है, प्रोसेसर। इसे कहा जाता है सीपीयू। सीपीयू को डिटेल में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ये कहां जल्दी है, मैं तो आपको कल का बता रही हूं, अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं आज तो। आउटपुट में हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब होती है सूचना। इंफॉर्मेशन मतलब आपका होता है सूचना। ये आपको बताया था। आउटपुट में हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन, जिसे कहा जाता है सूचना। आउटपुट को हिंदी में आउटपुट ही कहा जाता है। ये कल हम देख चुके थे। आउटपुट में मिलती है इंफॉर्मेशन। फिर हम चाहते हैं, आपको अभी इतनी जल्दी नोट्स नहीं मिलेगा। अभी आपका फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आप बनाइए ना, नोट्स साथ साथ बनाते जाइए। मदरबोर्ड में आपको बताती हूँ नेहा, रुकिए। अभी हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको मदरबोर्ड बताऊंगी। और सेकंड चैप्टर में मदरबोर्ड हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको इन ब्रीफ बता दूंगी। और हम यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज मतलब जो आपका डेटा स्टोर किया जाता है उसे कहा जाता है स्टोरेज डिवाइस, जहां पे। ओके, तो ये आप लोग देख चुके थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है आपका, इनपुट में क्या दिया जाता है, डेटा, इंफॉर्मेशन, फाइल या फोल्डर। तो आपको आंसर क्या करना है, इनपुट में दिया जाता है डेटा। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं। ओके, डेटा क्या होते हैं, कच्चे तथ्य होते हैं जो क्या होते हैं, प्रोसेस नहीं होते हैं, अनऑर्गेनाइज होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं
और जो आउटपुट में हमें मिलता है इंफॉर्मेशन जो होती है सूचना, वो कैसा होता है आपका ऑर्गेनाइज्ड होता है, संसाधित होता है, प्रॉपर अरेंज होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आउटपुट में कंप्यूटर हमें क्या देता है, तो आपको ऑप्शन मिलते हैं डेटा, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, या फिर कुछ और दो ऑप्शन डाल देंगे। तो आप लोग देखेंगे, आप लोग को पता होना चाहिए आउटपुट में क्या मिलती है हमें, इंफॉर्मेशन या फिर सूचना बोल सकते हैं, वो हमें मिलती है। ये कल हम देख चुके थे। प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेस मतलब कोई एक्शन परफॉर्म होती है, कोई ऑपरेशन किया जाता है डेटा के ऊपर। जैसे कल मैंने आपको बताया था, कल बता चुकी हूँ, जैसे 2 × 3 है, तो इसको कोई ऑपरेशन मतलब इसका जो गुणा करवाना है वो कौन करवाएगा, प्रोसेसर, और हमें रिजल्ट में क्या देगा 6। तो ये प्रोसेसिंग का काम, गणना करने का काम, ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम आपका कौन करता है, सीपीयू। तो ये हम देख चुके थे प्रोसेसिंग क्या होता है। फिर आपको बताया था आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो हमें आउटपुट देते हैं, जो सीपीयू हमें प्रोसेस करता है, वो जो था वो हमारा आउटपुट होता है। आउटपुट में हमें रिजल्ट मिलता है जो क्या होता है, इंफॉर्मेशन। ओके, आउटपुट में हमें क्या मिलता है, सूचनाएं मिल जाती है। ओके, इंफॉर्मेशन मतलब आपका सूचना मिलती है। यहां तक क्लियर है। फिर स्टोरेज मतलब आप क्या कर सकते हो, आपके डेटा को या तो टेम्पररी स्टोर कर सकते हो या फिर जी ओके, तो आप क्या लिख सकते हो उसे, आप चाहो तो आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं करोगे। जैसे आपका इंफॉर्मेशन क्या हो गया, आपने फोटो क्लिक किया तो वो आपके लिए क्या हो गई, एक फाइल हो गई। तो अगर आप चाहते हो तो आपके फोन में सेव करके रखते हो, अदरवाइज आप क्या करते हो, डिलीट कर देते हो। तो इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हो। आपका फोन भी क्या एक डिवाइस ही है। ये सब हो चुका था हमारा आईपीओएस सीक्वेंस, ये हम देख चुके थे। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो कैसे बनाओगे, मैं आपको बता देती हूँ। कंप्यूटर, आप हेडिंग डाल लीजिए कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं। फिर क्या लिखोगे आप, फर्स्ट पॉइंट स्पीड मतलब गति। अभी सबको पता है कंप्यूटर की स्पीड से क्या हम काम कर सकते हैं, तो ये क्या उसकी विशेषता है। सुनिए, मैं एक रिकेप करवा रही थी आप लोगों को, ये हो चुका है। सुनिए, अभी आगे हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। फर्स्ट है इसकी स्पीड, जो है गति। कंप्यूटर जिस स्पीड से काम करता है हम लोग नहीं कर सकते, बल्कि हमने ही बनाया है कंप्यूटर को, बट स्टिल कंप्यूटर 1 सेकेंड में 3 लाख निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट अ रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कंप्यूटर लाखों निर्देश प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 3 मिलियन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। तो इतना फास्ट हम लोग वर्क नहीं कर पाते, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। फिर मैं आपको बता रही थी इस पे क्वेश्चन किस तरह का आता है, पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। तो आपको पहले ये पता तो होना चाहिए कि वर्सेटिलिटी ये कंप्यूटर की एक विशेषता है, तभी तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आंसर टिक कर पाओगे कि कंप्यूटर की विशेषता होती है। या आपसे पूछा जाएगा 4 ऑप्शन देके कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की विशेषता है कौन सी है, तभी आप उस पर टिक कर पाओगे कि कौन सी नहीं है। क्लियर है। चलिए, तो पहले आपको मैं विशेषताएं बता रही हूं। सुनिए, स्पीड। स्पीड क्या होता है, ये जितना तेज काम करता है उतना हम नहीं कर सकते, इसलिए उसे स्पीड उसकी विशेषताओं में आ गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया। सेकंड है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता।
कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देता है, आउटपुट में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, वह सटीक होती है। वह खुद के द्वारा कोई गलती नहीं करता है। अगर गलती होती है तो हमारे इनपुट देने में होती है। हमारा इनपुट देना क्या होता है, अगर मुझे 2 into 3 कराना है, उसकी जगह में 2 into 2 टाइप कर दिया, तो वो 6 की जगह क्या देगा, 4 देगा। तो ये गलती किसके द्वारा हो रही है, हमारे द्वारा इनपुट देने में। पर कंप्यूटर खुद से कोई गलती नहीं करता है। यह जो रिजल्ट देता है वो कैसा रहता है, सटीक देता है। और अगर त्रुटियां हैं तो वो हमारे द्वारा, उपयोगकर्ता द्वारा की गई होती है। आप लोग पढ़ भी लीजिए पहले, सिर्फ ये पॉइंट अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सिर्फ लिखते जाइए। स्पीड, एक्यूरेसी में आपको बता दूंगी, नोट्स भी कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप साथ साथ। थर्ड है आपका स्टोरेज। कंप्यूटर हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है। मतलब क्या होता है, स्मृति। ये हम लोग उसमें अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, पहले के जमाने में क्या होता था, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, गवर्नमेंट ऑफिसेस होते थे, वहां पे सब फाइल्स के फॉर्म में डेटा होता था। अगर कभी आग लग गई, बाढ़ आ गई, कुछ फ्लड हो गया, नेचुरल क्लैमिटी कुछ भी हुआ, तो वो फाइलें मिस हो जाती थी। उससे बचने के लिए अभी क्या हो गया, कंप्यूटर में हम लोग जो क्लाउड पे डेटा स्टोर करते हैं, हमारा जो स्टोरेज डिवाइसेस है, जैसे हम अपने घर में हार्ड डिस्क में अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं, फोन में स्टोर कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा डेटा स्टोरेज कैपेसिटी हमें प्रोवाइड करता है, ताकि हमारा डेटा सुरक्षित रहे और स्टोर भी रहे। ओके, तो इसके लॉस्ट होने का, घूमने का डर नहीं होता है। आग और इससे पानी से खराब होने का डर नहीं रहता है। पहले फाइल्स को मैनेज करने के लिए मैनुअल हेल्प चाहिए होती थी, स्पेस चाहिए होती थी। कंप्यूटर में इतना स्पेस नहीं चाहिए होता है। तो ये इसकी क्या हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फिर आपका वर्सेटिलिटी, मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी प्रतिभा क्या होता है, कंप्यूटर एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है, उसे कहा जाता है वर्सेटिलिटी। जैसे आप एक टाइम पे क्या क्या कर सकते हो, चैटिंग भी करते हो, गाने भी सुनते हो, और क्या कर सकते हो, किसी को देख भी सकते हो। ये क्या हुआ, आपकी वर्सेटिलिटी, आप में भी बहुमुखी प्रतिभा है। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारे स्पोर्ट्स भी आते हैं, दूसरी अदर एक्टिविटीज भी आती है, पढ़ने में भी अच्छे होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, वर्सेटाइल। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं वो लोग। तो कंप्यूटर भी क्या होता है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। एक बार में, एक ही टाइम में वह बहुत सारे कार्य कर सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे हमारे फोन का। फोन में क्या होता है, हमारा व्हाट्सएप भी हम चलाते हैं, कोई अपलोडिंग भी चल रही है, कोई डाउनलोडिंग भी चल रही है, गूगल प्ले स्टोर से हम कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर रहे हैं, इसके साथ हम गाने भी सुन रहे हैं, चैटिंग भी कर रहे हैं। तो कंप्यूटर मतलब मोबाइल भी हमारा एक कंप्यूटर होता है। ओके, तो ये क्या हुआ, मल्टीटास्किंग, बिल्कुल सही है, सब लोगों को पता है मल्टीटास्किंग अच्छी बात है। मल्टीटास्किंग मतलब एक टाइम पे बहुत सारे वो काम कर सकता है, मतलब वो कैसा हुआ, बहुमुखी प्रतिभा का धनी। तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप अगर नोट्स बना रहे हो तो सिर्फ इतना लिख सकते हो, बाकी तो आपको मिलेगा ही सही। क्लियर है यहां तक। फिर उसके बाद है ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेशन, स्वचालित। स्वचालित क्या होता है, कंप्यूटर को एक बार बता दिया कि आपको इस तरीके से काम करना है। प्ले स्टोर वो होता है जिससे आप अपनी एप्स इंस्टॉल करते हो ना, गूगल प्ले स्टोर तो सबने यूज किया होगा। आपके जो फोन में एप्लीकेशन चलती है एंड्रॉइड पे, वो सारी आप कहां से इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे पीडीएफ रीडर आपको करना है या इंस्टाग्राम करना है, तो अभी तो फोन में कुछ कुछ एप्स आती है, अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जो फ्री वाली है वो फ्री में डाउनलोड करके आपके फोन में चला सकते हो। यहां तक सुनिए आप लोग। ऑटोमेशन मतलब जैसे आपको अगर मैं एक बार बोल देती हूं तो आप वो सुन लेते हो, क्या सुन लेते हो ना आप लोग, तो एक बार जो बोला फिर वैसे ही काम करोगे। सेम कंप्यूटर क्या करता है, ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेशन होता है, एक बार कंप्यूटर में जो निर्देश दे दिए जाते हैं तो वह उसी के आधार पर,
उसी के बेसिस पे काम करता है, उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं होती है कि आपको ये काम करना है। जैसे एक बार एक प्रोग्राम डाल दिया कि अगर कोई यूजर इस पे क्लिक करे, कोई फाइल या फोल्डर पे, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रही हूं तो ये पेन का ऑप्शन आना चाहिए, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं होती। एक बार इसमें निर्देश डाल दिए तो ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कार्य करता है। हाँ जी, तो यही तो बता रही हूँ। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपसे पूछा जाएगा इसमें आपकी कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमेटिक भी एक कंप्यूटर की विशेषता है। फिर उसके बाद है आपका डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब होता है लगन। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिलीजेंस मतलब क्या होता है, जैसे हम आप लोग को सुबह से पढ़ा रहे हैं, 8 घंटे तक आप एक जैसे मूड के साथ पढ़ते हो क्या? मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी क्लास में ही, टेंशन मत लीजिए, अभी आप लोग पढ़िए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी, क्या आप 8 घंटे एक जैसा पढ़ सकते हो क्या? विथ सेम पैशन, उतने ही उत्सुकता के साथ जितना आप पहले लेक्चर में पढ़ते हो? नहीं। क्या होता है, आप लोग थक जाते हो, कभी आपका मूड स्विंग होता है, कभी कोई बाहर से कोई एंटिटी मतलब कोई व्यक्ति आके दिमाग खराब कर देता है, तो आप एक जैसा काम नहीं कर पाते। उसी को कहा जाता है डिलीजेंस। अनलाइक ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के विपरीत एक कंप्यूटर एक जैसा काम कर सकता है, उसे थकान वगैरह ये क्या चीज होती है वो नहीं पता होता है। और ह्यूमन में क्या होता है, एकाग्रता की कमी होती है, पर कंप्यूटर इन सब चीजों से परे होता है और घंटों ये बिना कोई एरर दिए, बिना कुछ मूड स्विंग किए ये कंटिन्यूअस काम कर सकता है। उसी को कहा जाता है डिलीजेंस। ओके, रिलायबिलिटी क्या होता है, ये आपका पटवारी के लिए है। पटवारी का आपका पूरा कवर हो जाएगा, और पटवारी में बहुत सुनिए, रिलायबिलिटी क्या होती है, विश्वसनीयता। कंप्यूटर इंसानों से ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। इंसान तो वैसे भी विश्वसनीय होते ही कहाँ है, सही है या गलत है? कंप्यूटर इंसानों से ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। कंप्यूटर कभी भी खुद से गलती नहीं करते। जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था, ओके जी, थकान नहीं होती है उसमें। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर खुद से कोई गलती नहीं करते। गलती किसके द्वारा होती है, हमारे इनपुट देने में, हमारे कुछ करने में गलती होती है। कंप्यूटर खुद से कभी गलती नहीं करते, इसलिए ये क्या होते हैं, रिलायबल मतलब विश्वसनीय। यहां तक क्लियर है? सुनिए, अब नेक्स्ट है सीक्रेसी, मतलब गोपनीयता। ये तो सबको पता होगा, सब लोग अपने कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप में भयंकर पासवर्ड डाल के रखते हैं, और 2-2, 3-3 फेस लॉक डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ये सबको पता है। सीक्रेसी प्रोवाइड करता है। पहले क्या होता था, डायरीज चलती थी, लोगों ने डायरी लिखते थे। आजकल वो सब अपना डेटा कहाँ स्टोर करके रखते हैं, अपने फोन में, और क्या कर देते हैं, उस पर पासवर्ड लगा देते हैं। तो आपका डेटा क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है, सिक्योर रहता है, उसे कोई चुरा नहीं सकता है, ना ही उसे कोई एक्सेस कर पाता है। तो ये होता है सीक्रेसी, मतलब आपके जो डेटा है उसकी गोपनीयता बनी रहती है। क्लियर है? लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, इज रिड्यूस बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विथ पासवर्ड प्रोटेक्शन। ये सबको पता है, सब अपने फोन में 2-2, 3-3 लॉक लगा के रखते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। ओके, अरे फर्स्ट क्लास में आप कैसे पूछ सकते हो कोर्स कब तक होगा, अभी आप लोग पढ़िए तो सही। बोर लग रहा है क्या कंप्यूटर? नेक्स्ट है आपका प्लग एंड प्ले। क्या है आपका प्लग एंड प्ले? प्लग एंड प्ले मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी पेन ड्राइव लगाई और मैंने उसको यूज करना चालू कर दिया, तो इसके लिए हमें कोई ड्राइवर की इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। कंप्यूटर हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले मतलब लगाओ और चलाओ, हमें कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। कंप्यूटर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक को स्वचालित रूप से संयोजित करने की क्षमता होती है इसमें। ओके,
Computer have the abilities to automatically configure a new hardware and software component. कंप्यूटर में हम लोग अगर कीबोर्ड भी अटैच करते हैं तो वो ऑटोमेटिक अटैच होके चलने लग जाता है। ओके, माउस अटैच किया तो वो भी हो जाता है। हाँ, सब मिलेगा, आप लोग अभी पढ़ो। क्लियर है? तो प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी समझ में आया, लगाओ और चलाओ। मतलब अगर कोई नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपके वो डिटेक्ट करता है कंप्यूटर में, जैसे आप लोगों के फोन में अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो पहली बार आप लोग उस पर आईडी पासवर्ड बनाते हो तो उसके लिए वो कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट मांगता है क्या? नहीं, आप सिर्फ डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसे यूज करने लग जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? लगाओ और चलाओ। प्लग एंड प्ले मतलब लगाओ और चलाओ। जैसे मैंने आपको बताया पेन ड्राइव लगा रही मैंने, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा, लगाई, वो ओपन हो गई, मैं उससे पढ़ाने लगी। तो ये क्या हुआ? क्लियर है यहां तक? प्लग एंड प्ले। फिर आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब नम्रता या फिर हिंदी में कहा जाता है लचीलापन। कंप्यूटर का यूज सभी जगह यूज होता है। कंप्यूटर जो होता है आज की तारीख में सभी जगह यूज होता है। हमारे हाथ में भी जो है मोबाइल, वो कौन सा कंप्यूटर है आपका? एक कंप्यूटर ही है, माइक्रो कंप्यूटर। वो आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में बताऊंगी। ओके, हाँ, आप लोग लिख लीजिए, एक एक पॉइंट्स तो लिखना है आपको। तो इसका यूज ऑलमोस्ट सब जगह होता है, इसलिए इसे क्या कहा? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल लोग वो होते हैं जो हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। कहा जाता है ना इंसानों के लिए भी कि वो फ्लेक्सिबल है। और जो लोग स्टबबोर्न होते हैं, जो लोग वो कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो पाते। तो कंप्यूटर कैसा है आपका? फ्लेक्सिबल है, वो आपका हर जगह यूज हो रहा है आज की तारीख में। चलिए आप लोग लिख लीजिए। आपको नोट्स मिलेंगे, फिर आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड करे क्या? नोट्स भी मिलेंगे आपको। पॉइंट पॉइंट लिखते जाइए, इतना डिटेल मत लिखिए, ये डिटेल आपको पूरा नोट्स में मिलने वाला है। समझ नहीं आया? प्लग इन प्ले वापस से बताती हूँ। प्लग और प्ले का मतलब होता है हिंदी में लगाओ और चलाओ। कंप्यूटर हैव द एबिलिटीज टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को स्वचालित रूप से संयोजित करने की क्षमता होती है। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। आपने नया फोन लिया, उसमें कुछ कुछ एप्लीकेशन तो इंस्टॉल होती है। जैसे आपने फेसबुक इंस्टॉल किया तो आप क्या करोगे? उसको सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, अपना आईडी पासवर्ड डालोगे और उसे चलाने लग जाओगे। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है क्या? क्या कंप्यूटर बोल रहा है कि इसके लिए यह हार्डवेयर चाहिए या फिर कुछ और सॉफ्टवेयर की जरूरत है? नहीं, तो सिंपली आप डाउनलोड करते हो, चलाने लग जाते हो। जैसे ये कंप्यूटर है, मैं अपनी पेन ड्राइव लाई जिसमें मेरा पीपीटी था, मैंने उसको पेन ड्राइव को लगाया, पेन ड्राइव ओपन अपने आप हो गई। उसमें मैंने अपना फोल्डर चूज किया और वापस से मेरा पीपीटी चालू हो गया। तो मेरी पेन ड्राइव जब लगी तो कंप्यूटर ने मुझे कुछ नहीं बोला कि आप ये हार्डवेयर लेकर आओ या फिर कुछ और सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये होता है प्लग एंड प्ले, लगाओ और चलाओ। आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं होती है। यहां तक समझ में आया? ओके, आप लोग के लिए और इजी लैंग्वेज करवा देंगे, नॉर्मल वाली हिंदी करवा देंगे। आपको नोट्स प्रोवाइड करने के पहले ये टफ वाली हिंदी में खुद हटवा के अपने ओन लैंग्वेज वाली हिंदी आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ, जो हम अपनी जो नॉर्मल भाषा होती है, आम बोलचाल की भाषा, उसमें करवा देंगे। ओके, आपको ये टफ वाला नहीं देती हूँ, आपको ये करेक्शन करवा के अपनी बोलचाल की भाषा वाला हिंदी करवा देती हूँ। क्लियर है? यहां तक देख लीजिए आप लोग।
यहां तक देख लीजिए, क्लियर है आप लोगों का? चलिए, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सब जगह कंप्यूटर का उपयोग होता है। हाँ जी, आम बोलचाल की भाषा में करवा दूंगी मैं उसको, वो टफ वाली हिंदी हटवा दूंगी आपको नोट्स के पहले। ओके, चलिए, अभी आपका है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है। शिक्षा, अभी आप पढ़ रहे हो, काहे से पढ़ रहे हो, किस चीज से पढ़ रहे हो, मोबाइल से या टैबलेट से, लैपटॉप से, तो वो भी क्या एक तरह का कंप्यूटर है। तो आज की तारीख में तो एजुकेशन में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ये। साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान में इसका उपयोग होता है। बैंक में कंप्यूटर यूज होता है, चिकित्सा में, रक्षा में, रेलवे और वायुयान आरक्षण, टिकट का भी बुक किया होगा, ये भी किससे होता है आपका? हाँ, वही करवाऊंगी मैं, जो लैंग्वेज आपकी कंप्यूटर की आएगी वो ही करवाऊंगी। ओके, अंतरिक्ष, स्पेस टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, संचार में, उद्योग और व्यापार में, मनोरंजन के अंदर, डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरीज में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में भी आजकल कंप्यूटर, सब चीजें क्या हो गई है, ई गवर्नेंस सुना होगा ना आपने नया वर्ड, प्रशासन में भी अब सब चीजें कंप्यूटराइज हो चुकी है। तो आराम से लिखो, प्रकाशन मतलब पब्लिकेशन, जब कोई बुक वगैरह बनती है तो उसे टाइपिंग भी किसमें की जाती है, कंप्यूटर में। पब्लिशिंग, ये सब कुछ एडिटिंग वगैरह कहाँ किया जाता है, आपका कंप्यूटर के अंदर। तो ये उसकी क्या है, एप्लीकेशन है। चलिए, ये आपको नोट्स मिलेंगे, अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हो तो समझ लीजिए, नोट्स मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। आपको उसके पहले 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, आप लोग देखना चाहते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है तो देख लीजिए, और कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, नेक्स्ट मैं आपको पढ़ा रही हूं आज हिस्ट्री। कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा रही हूं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, मिल जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग इतना कमेंट करोगे, बातें करोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी। पहले आप लोग पढ़ लीजिए, फिर कुछ क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिए, अभी पढ़ने पे ध्यान दीजिए। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। सबसे पहला आपका जो है कंप्यूटर या गणना यंत्र जिसे कहा जाता है वो है आपका एबेकस। क्या है, एबेकस। फर्स्ट आपका जो कंप्यूटर है, जहां से कंप्यूटर की शुरुआत हुई, कंप्यूटर की शुरुआत कहां से हुई, तो एबेकस से हुई। सबसे पहले यही, इसी को कहा जाता है सबसे पहला कंप्यूटर। ओके, अभी मैं लिख के पढ़ा रही हूं। अभी आप पढ़ना चालू करेंगे कि नहीं, कि बातें करेंगे, बैठ जाऊं मैं आपकी बातें सुनती रहूं। सुनिए, सबसे पहला जो गणना यंत्र था वो आपका था एबेकस। ये अभी भी यूज होता है। अभी कौन यूज करता है इसे, बच्चों को इससे गिनती सिखाई जाती है। जब बच्चे छोटे होते हैं, प्री नर्सरी के या फिर नर्सरी के, उन्हें जो काउंटिंग सिखाया जाता है वो इसी से सिखाया जाता है। इसे कहा जाता है अबेकस। हिंदी में इसे कहा जाता है गिनतारा, पर इतनी वाली हिंदी आपको एग्जाम में नहीं आती है, इंग्लिश वाली हिंदी ही आपको पूछी जाती है, जो क्या है आपका अबेकस, जिसे कहा जाता है गिनतारा। इसे इग्नोर कीजिएगा, बट बहुत सारे लोग पूछते हैं इसलिए मैं इसे पहले से ही बता रही हूं। अबेकस को कहा जाता है गिनतारा। ओके, अबेकस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पहले लिख लीजिए। अबंडेंट बीट्स, जिन जिनको लिख के नोट्स बनाने थे बना लीजिए। अबंडेंट बीट्स एडिशन, abundant beats addition
कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अबेकस का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा जाता है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए अबंडेंट बिट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ओके, इसका हिंदी नहीं होता है, इसको सिर्फ मैं लिख सकती हूँ हिंदी में अबंडेंट को इस तरह से, अबंडेंट बिट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ओके, एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ओके, यह पूछा जाता है ये अबेकस होता क्या है। ओके, सबसे पहले अगर कोई चीज आविष्कार होती है तो उसकी कहीं से शुरुआत होती है, तो सबसे पहले शुरुआत अबेकस से हुई कंप्यूटर की। सबसे पहले इसका यूज क्या, अबेकस होता क्या है आपका, इसका फुल फॉर्म ये है अबंडेंट बिट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ओके, ये क्या होता है, एक लकड़ी की फ्रेम होती है, ये जिस तरह से आपको दिख रही है एक लकड़ी की फ्रेम होती है। इसमें क्या होता है, समांतर तार जोड़े जाते हैं, ये समांतर तार दिख रहे हैं आपको, पैरेलल वायर्स। इसमें क्या डाला जाता है, बीड्स को क्या कहा जाता है, मोती के मनके। ओके, ये क्या है, तारों के अंदर, तारों में क्या है आपका, मोती के मनके, मोती के मनके हैं आपके। ओके, पैरेलल वायर्स के अंदर आपके क्या है, बीड्स है, इनके थ्रू क्या किया जाता है, काउंटिंग की जाती थी। ओके, तो सबसे पहला आविष्कार क्या हुआ, यही हुआ अबेकस। ये क्या है, अबेकस एक गणना यंत्र है जो कैसे किससे बना होता है, आपके लकड़ी के फ्रेम में पैरेलल वायर्स किसके थे, समांतर तार जोड़े हुए हैं, उसके अंदर क्या है, आपके मोती के मनके होते हैं। ओके, ये हिंदी तो है, इसका हिंदी नहीं होता हैगा, इसका हिंदी सिर्फ इतना होता है, इससे ज्यादा हिंदी नहीं होता है। अबंडेंट सही है ये। ओके, एबंडेंट बिल्कुल सही है। पढ़ा रही हूं मैं अभी, आप लोग आगे आगे क्यों पढ़ रहे हो, मैं आपको स्टार्टिंग बता रही हूं। इसका आविष्कार किया था, ये दो बुक्स, इसका जो मैंने देखा है कुछ बुक्स में अलग है, कुछ बुक्स में अलग है, बट जो मोस्टली बुक्स में है वो चाइना का बता रखा है। तो मैं आपको दोनों बताऊंगी, बाकी एक दो बुक में जो है वो बेबोलिन है, तो मैं आपको दोनों लिख के बता रही हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसका आविष्कार किसने किया था, इससे ज्यादा हिंदी क्या लिखूं मैं, इंग्लिश तो एक वर्ड भी नहीं बोल रही हूं। इसका आविष्कार किसने किया था, चाइना ने, चीन में हुआ था इसका आविष्कार 1602 में। ओके, और कुछ बुक्स में क्या दे रखा है, कुछ बुक्स में क्या दे रखा है आपका, बेबोलिन में हुआ है, उसका ईयर नहीं दिया हुआ है। बेबोलिन जो कहां पे है, मेसोपोटामिया, बेबोलिन मेसोपोटामिया। ओके, कहां पे हुआ है इसका, बेबोलिन मेसोपोटामिया में हुआ था इसका आविष्कार, अंकों की गणना के लिए, अंकों की गणना के लिए। यहां तक कुछ बुक्स में क्या है आपका, कुछ बुक्स में आपका क्या है, देखिए मैं बहुत सारी बुक रेफर करती हूँ, 8-10 बुक से चेक करती हूँ, और दोनों ज्यादातर जो है वो है आपका आविष्कार चीन में हुआ, ऐसा बताया जाता है।
और कुछ जगह ये है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो इन दो के अलावा थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको अगर दोनों पता है तो जो एग्जाम में आपको पूछे वो आप टिक कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे इसलिए दोनों बता रखा है। आविष्कार किसने किया? चीन ने 1602 में, या फिर बेबोलिन जो मेसोपोटामिया में, बेबोलिन क्या है? मेसोपोटामिया का एक शहर था जो अभी फिलहाल में कहां पे है? इराक के अंदर है। वहां पे अंकों की गणना के लिए इसका आविष्कार हुआ था। ये है इसकी हिस्ट्री। ओके, अगर पूछा जाता है आपसे विश्व का पहला गणना यंत्र कौन सा है, वर्ल्ड्स फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस, तो वो आपका है, ओके, वो आपका क्या है? विश्व का प्रथम गणना यंत्र, विश्व का प्रथम गणना यंत्र। तो आप क्या टिक करोगे? अबेकस। विश्व का प्रथम गणना यंत्र वो है आपका एबेकस। विश्व का प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? आपका एबेकस। ये इसके इंपॉर्टेंट, अबेंडेंट सही है, प्रचुर मात्रा में थोड़ी ना करवा रहे हैं हम। ओके, चलिए यहां पे देखिए आप लोग, ये क्लियर है आप लोगों को? इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है? अबेंडेंट बिट्स, एडिशन, कैलकुलेशन, यूटिलिटी सिस्टम। ओके, इसका हिंदी जो होगा वो इंग्लिश वाला ही होगा। आविष्कार किसने किया था? चीन में 1602 में। बेबोलिन, या फिर क्या आएगा? बेबोलिन मेसोपोटामिया का एक शहर था, वहां पे अंकों की गणना के लिए इसका आविष्कार हुआ। फिर आपको बताया है एबेकस क्या है, इसमें काउंटिंग जो अभी बच्चों को सिखाई जाती है, विश्व का प्रथम गणना यंत्र था। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट आप लोग, अभी तो आप लोग लिख पा रहे हैं ना, इतना स्लो पढ़ा रही हूं। हाँ, एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों नहीं देंगे, दोनों में से एक ही आएगा। चाइना, जो बुक में दिया है वो ही बता सकती हूँ, जो बुक में नहीं दिया है मैं अपनी मर्जी से कैसे बताऊं किसी का नाम? जिसमें किसी का नाम दिया होगा मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि इसके आविष्कारक जॉन नेपियर है। जैसे मैं आपको अभी ये पढ़ाने वाली हूं, नेपियर बोन्स, तो इसके आविष्कारक का नाम दे रखा है हिस्ट्री की बुक में, तो मैं आपको बाकायदा बताऊंगी कि इसके आविष्कारक जॉन नेपियर है, उनके नाम पे इस डिवाइस का नाम नेपियर बोन्स रखा। ओके, क्लियर है यहां तक? नेपियर बोन्स, इसके आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक है आपके, लिख लीजिए, जॉन नेपियर। इन्हीं के नाम के ऊपर आपकी ये मशीन का नाम रखा है नेपियर बोन्स। जॉन नेपियर कहां के थे? स्कॉटलैंड के थे। कहां के थे? स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड के थे जॉन नेपियर। स्क्रीनशॉट भी मैं प्रोवाइड करूं, आप आपके फोन से ले लीजिएगा ना। ओके, आप ये चाह रहे हैं कि हैंड रिटन आपको डल जाए। ओके, तो वो मैं वो बात कर लूंगी, अगर हो पाएगा तो बिल्कुल डलवा दूंगी। मेरा हैंड रिटन वैसे भी सेव तो होता ही है। ओके, अभी लिखवा तो रही हूं मैं। ओके, ईयर कौन सा है इसका? आप ईयर है इसका, आप लोग कौन सी बुक रिफर कर रहे हो? 1617 है। जो बुक्स में ज्यादा दे रखा है, जैसे मैं आपके लिए 10 बुक रेफर कर रही हूं, तो जिसमें मेजोरिटी है वो मैं आपको लिखाऊंगी। हर बुक में कुछ कुछ अलग दे रखा है, मेजोरिटी विंस, आपको पता ही है। तो जो ज्यादा बुक्स में है वो आपको ईयर लिखवाऊंगी। वैसे भी ये सन नहीं पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। इसका आविष्कार किसने किया था और जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, हाँ मैं सेव करवा लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, इसका काम क्या था? यह मशीन क्या काम करती थी? जोड़, घटाव और दशमलव वाली संख्या का गुणा,
इस मशीन का काम क्या था? जोड़, घटाव और दशमलव वाली संख्या का गुणा करना। कैसे काम करती थी अभी आपको बता रही हूं। जोड़, घटाव व दशमलव का गुणा, दशमलव वाली संख्या का गुणा। ये पूछा जाता है और इसी के बेसिस पे, इसके वर्किंग के आधार पे, ओके, तो लिख लीजिए। अब इसके वर्किंग के आधार पे पूछा जाता है दशमलव वाली प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई। यह आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दशमलव वाली प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई? दशमलव वाली प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई? तो आप सबको अब आंसर पता है। दशमलव वाली प्रणाली की शुरुआत नेपियर बोन से हुई। कहां से हुई? तो आपको पता है, आंसर में क्या लगाओगे? नेपियर बोन्स। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूं इसका। आप लोग फोकट की बात नहीं करोगे तो पढ़ाने में मजा आएगा। आप लोग सुनिए, सुनोगे तो मैं आपको ज्यादा बताऊंगी। आपकी कमेंट जितना पढ़ूंगी तो मैं जो अच्छी चीज आपको बताने वाली होंगी वो भी भूल जाऊंगी मैं। ओके, सुनिए। इसका नाम, थैंक यू, इसका नाम नेपियर बोन्स क्यों रखा? ये जो आपको दिख रहा है नेपियर बोन्स, ऐसा ही गणना यंत्र था। ये आपको दिख रहा है स्टील की जो रॉड है, इसमें जो आपको नंबर छपे हुए दिख रहे हैं, ये किसके ऊपर छपे हुए हैं? हड्डियों के ऊपर। जी हाँ, ये हड्डियों के ऊपर नंबर छपे होते थे। या तो इसमें हाथी के दांत से बनाई जाती थी ये, या फिर जानवरों की हड्डियों से इसे इस शेप में बनाया जाता था और स्टील की रॉड्स में इसे डाला जाता था। और फिर इस पे क्या लिखे जाते थे? ऐसे नंबर्स लिखे जाते थे और फिर इसे हाथ से घुमा घुमा के कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नेपियर बोन्स। क्योंकि ये नेपियर जो है, जॉन नेपियर, इनका पूरा नाम क्या है? जॉन नेपियर। तो इनके नाम से लिया नेपियर। और इन्होंने इस गणना यंत्र को बनाने के लिए किसका उपयोग किया था? हड्डियों का, जानवरों की हड्डियों का उपयोग किया था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नेपियर बोन्स। क्लियर है? चलिए, इसे इसलिए कहा जाता है नेपियर बोन्स। यहां पे दिख रहा है ये किस तरह से काम करता है। देखिए, आपको वर्किंग नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूं मैं। 2 का 0 में मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है? 0। तो आपको यहां लिखा दिख रहा होगा 0। देखिए यहां पे क्या लिखा दिख रहा है? 0। फिर 2 का 1 में मल्टीप्लाई होता है तो 2 आता है। फिर 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आता है। इस तरीके से इसमें गणना की जाती थी। 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 6, 2 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो 12। तो 1 नीचे लिखा जाता था डायगोनल में, विकर्ण में, और 2 ऊपर। इस तरीके से इसमें गणना की जाती थी। ओके, इतना नहीं पूछते हैं, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूं। पूछा क्या जाता है? नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने। सन नहीं पूछा जाता है। इसका काम क्या होता था? प्लस, माइनस और दशमलव वाली संख्या का गुणा करना। दशमलव वाली संख्या का गुणा करना इसका काम था। माइट बी लिखने में कुछ मिस्टेक हो सकती, स्पेलिंग वगैरह। ओके, दशमलव वाली प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कहां से हुई? नेपियर बोन से। यह हाथ से चलाए जाने वाला गणना यंत्र था। यह, लिख लीजिए एक और पॉइंट, यह हाथ से चलाए जाने वाला गणना यंत्र था। हाथ से चलाए जाने वाला गणना यंत्र था। जैसे मैंने आपको बताया ना, हाथ से मूव किया जाता था इसको। क्लियर है?
अभी नोट्स आपको बनवा रही हूं मैं, अब क्या जरूरत है फिर नोट्स की, बताइए। हम अपना क्लास भी स्लो चला रहे हैं आपको, अब तो आप लोग लिख सकते हैं आराम से। नोट्स फिर भी आपको मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ये आपको समझ में आया नेपियर बोन्स पूरा? ओके, यह पहली मशीन थी जिसने किसका यूज किया? डेसिमल पॉइंट का, दशमलव का। पहली मशीन थी जिसने दशमलव का यूज किया। पहली मशीन थी जिसने दशमलव का गुणा हुआ, जिसमें दशमलव का उपयोग हुआ। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? हम लोगों ने हिस्ट्री के दो चीज पढ़ी है। सबसे पहला आपका एबेकस पढ़ा है, इसके आविष्कारक का नाम बुक्स में यही दिया है जो मैंने आपको बताया है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। कुछ बुक्स में चीन दे रखा है, कुछ बुक्स में ये दे रखा है, तो दोनों आपको याद रखना है। पूछा जाता है ये, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। पहला गणना यंत्र कौन था? तो आपको याद रखना है एबेकस। फिर जॉन नेपियर ने किसका आविष्कार किया था? ये पूछा जाता है जॉन नेपियर द्वारा विकसित की गई मशीन का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए नेपियर बोन्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, फिर सन नहीं पूछा जाता है, डोंट वरी। काम क्या था? प्लस माइनस और दशमलव वाली संख्या का गुणा करना। पूछा जाता है दशमलव वाली प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई? तो नेपियर बोन्स से हुई। आपका आंसर क्या आना चाहिए? नेपियर बोन्स। आपको यह भी बता चुकी हूँ कि नेपियर बोन्स क्यों बोला जाता है इसे, और ये किस तरह से काम करता है ये भी बता चुकी हूँ। यह हाथ से चलाए जाने वाला पहला गणना यंत्र था। ओके सॉरी, हाथ से चलाए जाने वाला गणना यंत्र था। पहला कौन सा था? फर्स्ट आप लोग याद रखिएगा ये था। उस पे मैंने प्रथम नहीं लिखा है तो ये प्रथम नहीं है, क्योंकि पहला एक ही होता है। फिर आपका क्या है? ये हाथ से चलाया हुआ पहला गणना यंत्र था, पहली मशीन जिसमें दशमलव का उपयोग हुआ। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पास्कलाइन। पूछा जाता है पास्कलाइन के बारे में भी, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसके आविष्कारक का नाम पूछा जाता है। इसके आविष्कारक हैं आपके ब्लेज पास्कल। कौन है? ब्लेज पास्कल। इन्हीं के नाम पे डिवाइस का नाम रखा है, उपकरण का नाम रखा है पास्कलाइन। ब्लेज ओके, इसका आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने 1642 में। कब किया था? 1642 में। यह नहीं पूछा जाता है, यह पूछा जाता है ब्लेज पास्कल ने कौन से गणना यंत्र का आविष्कार किया था? तो वो आपका है पास्कलाइन। पास्कलाइन ऐसा ही बुक में आपको मिलेगा। ओके, 1642 नहीं पूछा जाता है, बट आपको पता होना चाहिए फिर भी इंफॉर्मेशन के नाम पे। इसे और क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? और एडिंग मशीन कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? एडिंग मशीन। एडिंग मशीन। इसे और कहा जाता है एडिंग मशीन। इसे क्यों एडिंग मशीन कहा जाता है? एक और नाम कहा जाता है इसे अर्थमेटिक मशीन। अर्थमेटिक मशीन, इसे एक और नाम दिया गया है अर्थमेटिक मशीन। मैं आपको वही कंप्यूटर्स पढ़ाऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी हिस्ट्री में बहुत सारा होता है। लैंग्वेजेस वगैरह भी सब पढ़ाऊंगी, अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ओके, इसे अर्थमेटिक मशीन भी कहा जाता है क्योंकि यह सिर्फ क्या काम करती थी? प्लस और माइनस का। किसका काम करती थी? जोड़ और घटाव का।
यह सिर्फ दो काम करती है, जोड़ और घटाव का। इस तरीके से दिखती थी पास्कलाइन। एक्चुअल में ये ऐसी ही दिखती थी, जो हम लोग इमेज लगा रखे हैं ये एक्चुअल में ऐसा ही होता था। इसका आविष्कार किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। फिर ये इसे और क्या कहा जाता है ये पूछा जाता है, तो इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एडिंग मशीन और कहा जाता है अर्थमेटिक मशीन। इसे यह भी कहा जाता है, लिख सकते हो आप लोग। पूछा जाता है एडिंग मशीन किसका नाम है, तो एडिंग मशीन पास्कलाइन का नाम है। पूछा गया अर्थमेटिक मशीन और किसे कहा जाता है, तो पास्कलाइन को अर्थमेटिक मशीन कहा जाता है। क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? मैं आपको इसमें हिस्ट्री रिलेटेड वही चीजें बता रही हूँ जिससे पॉइंट वाइज, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके जी, बिल्कुल प्रियंका, डोंट वरी। ओके, क्लियर है ये? यहां तक समझ में आया आपको? इसके पहले जो हमने पढ़ा नेपियर बोन्स, वो क्या काम कर रही थी? कंपैरेटिवली देखिए, नेपियर बोन्स में हो रहा था प्लस माइनस और दशमलव का गुणा। इन्होंने बस कैसी मशीन बनाई? जो सिर्फ जोड़ घटाव कर सकती थी। बाद में बनाई स्टील, इन्होंने कैसी बनाई? सिर्फ जो क्या करती थी? जोड़ और घटाव। इसी की वजह से इसे एडिंग मशीन या फिर अर्थमेटिक मशीन कहा जाता है। पास्कलाइन याद रखिएगा। ये इसमें सिर्फ इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेबनीज कैलकुलेटर या फिर लेबनीज व्हील। इसे एक और नाम कहा जाता है स्टेप्ड रेकनर। स्टेप्ड रेकनर। ओके, तो आपको इसके सारे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। जिस हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूं। ओके, चलिए फिर है आपका लेबनीज कैलकुलेटर। ये हम लोग कल देखेंगे। कल हम लोग हमारा हिस्ट्री ऑफ, हाँ जी, मैं ये सेव करवा के आपको ये तो डलवा दूंगी, पर ये कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं आपको पूरे 10-12 पढ़ाऊंगी। ओके, ये सारे हम लोगों को पढ़ने हैं यूनिवेक तक, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ही हो जाएंगे कंप्लीट तो मैं आपको ये अपलोड करवा दूंगी। ओके, हैंड रिटन आपके, तो डोंट वेरी। ये जो मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितना मैंने आपको हिस्ट्री आज पढ़ाया है ये आप कल रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि बाकी में जितने भी है वो सब कल पढ़ाऊंगी, तो आपका बिल्कुल वो मैसअप नहीं होना चाहिए। और हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, ये अगर आपको कंप्यूटर में समझ में आ गया तो बाकी सब आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा टफ होता है।